शाम के करीब 4 बजे से लेकर के रात के 12:30 बज जाते हैं। एक माँ अपने बेटी को तलाश कर रही थी। तलाशते तलाशते वो गांव से लेकर के जंगल और जंगल से खेतों पर हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसने अपने बेटी को तलाश नहीं किया। आखिरकार रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और बेटी की चप्पल मिल जाती है। यही चप्पल मिलती है। माँ देखती है कि ये चप्पल तो मिल गई है, लेकिन बेटी भी कहीं आसपास ही होगी। तभी माँ की नज़र पड़ती है 5 भट्टियों पर। जो कोयलों की 5 भट्टियाँ होती हैं, उनमें से एक भट्टी तो जल रही होती है, बाकी 4 भट्टियाँ ऐसी थी जो नहीं जल रही थी। माँ ने जाकर के उसे करीब से देखा, क्योंकि वो जो तारीख थी, वो जो दिन था, वो जो महीना था, उस वक्त वो भट्टी जलती नहीं थी। अचानक से इस तरीके से भट्टी जलना, जब भट्टी के पास जाती है तो भट्टी से अजीब तरीके से दुर्गंध आ रही थी। तो माँ ने जैसे उस भट्टी को देखा तो उसके बाद फिर एक बांस लिया और बांस लेने के बाद उस भट्टी को खोदने की कोशिश की। तो देखती क्या है कि एक चीज़ चमक रही थी अंदर, और जैसे उस चमकती चीज़ को बांस से निकाला तो पता चलता है कि वो कड़ा था, वो भी चांदी का। चांदी के कड़े को देखने के बाद उस लड़की के सगे चगे भाई ने जब देखा तो उसने कहा कि चाची, ये तो कड़ा मैंने ही दिया था, ये तो मेरे बहन का कड़ा है। बस इतना था। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से भट्टी में उसी बांस को डाला और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करी। तो एक हाथ निकल करके आता है जो कि काफ़ी मात्रा में जल चुका था। माँ ने बस आओ देखा ना ताव देखा। उसने कहा कि ये मेरी ही बेटी का हाथ है, और उस हाथ को लेकर के दौड़ते हुए वो गांव के प्रधान के पास पहुंच जाती है और प्रधान जी से कहती है कि पुलिस तो मेरी नहीं सुन रही है, आप भी जाकर के पुलिस से कुछ बात करो, मेरी बेटी के लिए इंसाफ करो आप। इसके बाद फिर मामला पुलिस तक पहुंचता है और ये कहानी राजस्थान की सबसे चर्चित कहानियों में से एक हो जाती है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार को वहां पर घेर लेते हैं, और तब कहीं जाकर के इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। फिर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है भीमवाड़ा, और भीमवाड़ा का ही एक थाना लगता है कोठरी। दरअसल कोठरी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नरसिंहपुरा। यहाँ का रहने वाला एक किसान, उसकी एक बेटी है 17 साल की। किसान अपनी बेटी से 2 अगस्त 2023 की सुबह ये बोलता है कि बेटा, मुझे किसी रिश्तेदारी में जाना है, मैं चाहता हूँ कि आज बकरियों को चराने के लिए तुम लेकर के चले जाओ, क्योंकि बकरियाँ अगर घर पर रहेंगी तो भूखी रहेंगी, परेशान रहेंगी, इसलिए मैं लौट करके वापस आ जाऊँगा, सिर्फ 1 दिन की बात है। जैसे ही उसने अपने बेटी से कहा तो बेटी ने कहा कि पापा क्यों परेशान हो रहे हो, मैं चली जाऊंगी। सुबह के 9 बजे के आसपास का वो वक्त था। 2 अगस्त की वो तारीख थी, साल 2023 था। उस लड़की ने सारे बकरियों को लिया और उसके बाद जंगल में जाती है और उसे चराने लगती है, और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दोपहर के जैसे ही 3 बजते हैं, बकरियां तो घर पर आ जाती हैं, लेकिन बेटी वापस लौट करके नहीं आती है। माँ ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ रहा था, जैसे 4 बजते हैं, तो माँ ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन बेटी का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। इसके बाद वो पड़ोस में जाती है माँ, उससे पूछती है कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा है। दरअसल बेटी का नाम हम यहाँ पर काल्पनिक रख लेते हैं, नेहा नाम रख लेते हैं। नेहा को ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नेहा न आसपास में थी, और जहाँ जहाँ पे वो उठती थी, बैठती थी, परिवार के सदस्यों से पूछा, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। माँ ने अपने भतीजे को साथ लिया, और साथ लेने के बाद जहाँ जहाँ बकरियाँ चलती थी उस इलाके में जाती हैं और बेटी को ढूंढना शुरू करती हैं। 4 से 5 बज जाते हैं, 5 से 6 बज जाते हैं, फिर रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन लड़की मिलती नहीं है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। इसके बाद फिर कोटड़ी थाने में जाते हैं, और वहां जाने के बाद कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी आज सुबह बकरी चराने के लिए गई थी, बकरियां तो वापस लौट करके आ गई हैं, लेकिन बेटी वापस लौट करके नहीं आई है, हमारी आप लोग मदद कर दीजिए। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर उसकी उम्र कितनी थी।
क्या हुलिया है उसका, कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। फिर कहती है उसकी माँ कि मेरी बेटी की उम्र 17 साल के आसपास है और लंबाई उसकी लगभग 5.5 फुट के आसपास है। एकदम हीरोइन की जैसी दिखती है मेरी बेटी। आप साहब FIR दर्ज कर लीजिए, मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कर दीजिए। माँ रो रही थी क्योंकि माँ को ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ दिक्कत में है मेरी बेटी, परेशानी में है। आज से पहले वो कभी इस तरीके से घर से नहीं निकली है, कुछ तो हुआ है। पुलिस वालों ने यहाँ पर कहा कि कुछ है उसकी पहचान पत्र वगैरह, तो माँ उसका आधार कार्ड देती है, लेकिन पुलिस वाले को FIR लिखनी ही नहीं थी, इसलिए वो बहाने करने लगते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई मार्कशीट हो, कोई TC हो तो मैं FIR दर्ज कर लूँ। रात के 9 बजे थे और आधार कार्ड से काम नहीं चला। कुल मिलाकर के एक पुलिस वाले ने कहा कि आप कुछ लिख करके दे दीजिए। बोले कि हमारे पास तो कोई कागज़ नहीं है। पुलिस वालों से जब कागज़ मांगा, एक सादा कागज़ की इतनी वैल्यू होती है, सादा कागज़ देने के लिए भी वो लोग तैयार नहीं थे। माँ परेशान हो जाती है, समझ जाती है कि ये पुलिस वाले हमारी नहीं सुनेंगे और यहाँ कोई मदद नहीं होगी। फिर वहाँ से माँ निकलती है और निकलने के बाद फिर से माँ का मन नहीं मानता और वो फिर से जंगल की तरफ जाती है और अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है। गांव से कुछ दूरी की ये बात है। आखिरकार एक ऐसी जगह पर वो पहुंच जाती है जहां पर 12 या 12:30 बजे का आसपास का वक्त हो चला था। एक जगह पर एक चप्पल मिल जाती है। जहां पर चप्पल मिलती है वहां से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक कालबेरिया नाम की प्रजाति होती है। वहां पर कुछ लोग रहते हैं, वहां पर उनके डोरे बने हुए हैं। यहाँ से दूसरे साइड में अगर देखते हैं तो कोयले की लगभग 5 भट्टियां हैं जहां पर कोयला पकाया जाता है। अब ये चप्पल देखने के बाद उसकी माँ ने वहाँ पर आवाज़ लगाने की कोशिश की। बार बार वो अपनी बेटी के लिए आवाज़ लगा रही थी, नेहा नेहा नेहा। लेकिन नेहा अगर कहीं होती तो सुनती, लेकिन नेहा की आवाज़ ना तो नेहा के कान तक पहुँच रही थी और माँ बिल्कुल वहाँ पर परेशान हो जाती है। साथ में एक भतीजा होता है। आखिरकार उन्होंने एक नज़र देखी। नज़र क्या देखते हैं कि 5 भट्टियाँ होती हैं जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं और 5 में से 4 भट्टियाँ जो होती है बिल्कुल शांत होती है, लेकिन एक भट्टी जो थी वो धधक रही थी, उसमें से आग निकल रही थी। लेकिन आग के साथ साथ कुछ अजीब तरीके की दुर्गंध थी। माँ वहाँ बिल्कुल पास पहुँचती है। माँ को लगता है, अपने भतीजे से कहती है कि ये सब भट्टियाँ अचानक से क्यों जल रही हैं, क्योंकि इन दिनों में भट्टियाँ जलती ही नहीं हैं। इन दिनों में तो कोयला पकता ही नहीं है, तैयार ही नहीं होता है। कुछ तो बात है यहाँ पर। अब उस भट्टी में जाते हैं और उन्होंने बांस से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे तो चांदी का कड़ा निकलता है और चांदी के कड़े के आधार पर ये पता चलता है कि ये चांदी का कड़ा किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं के बेटी का है, जो उसके भाई ने उसे दिया था और भाई भी उसी के साथ था। आखिरकार फिर से उन्होंने उस भट्टी से कुछ न कुछ निकालने की कोशिश की तो हाथ निकलता है। हाथ निकलने के बाद अब पुलिस के पास तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस के पास बात इसलिए पहुंचती है, माँ जाती है दौड़ते हुए उस प्रधान के पास और प्रधान से जाकर के कहती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ अप्रिय घटना हुई है, आप प्लीज मदद कर दीजिए। हम पुलिस से मिलकर के आए थे लेकिन पुलिस ने हमारी सुनी नहीं। रात के 2 बजे थे और प्रधान ने फिर पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस थी तो पुलिस के जैसे ही वो अपना काम करती है। पुलिस ने सुबह तक इसकी खबर नहीं ली। आखिरकार फिर दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद पुलिस आती है। जिस तरीके से वो पुलिस अपनी काम करती है, पुलिस वैसे ही आती है और अपना पूछताछ करना शुरू कर देती है। जैसे ही पूछताछ वहाँ पर शुरू होती है, तुम्हारी बेटी का ही ये हाथ है, ये तुम कैसे कह सकती हो? इससे कई सारे सवाल थे। उन्होंने कहा कि जिस भट्टी में हाथ मिला है उसी भट्टी में एक कड़ा मिला है, चांदी का कड़ा, और वो चांदी का कड़ा मेरे भतीजे ने मेरी बेटी को दिया था। आखिरकार पुलिस ने जैसे ही जांच पड़ताल करना शुरू किया, इसमें फिर मामला सरकार तक पहुंच जाता है। अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग होनी शुरू हो जाती है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे और फिर जाके थानों का घेराव शुरू हो गया। इस तरीके से लगातार मामला शुरू हो जाता है। तब जाकर के ऐसे जो निलंबित कर दिए जाते हैं वहाँ पर, और जिनकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, जो ऑफिसर होते हैं, उनको भी निलंबित कर दिया जाता है। 2 पुलिस वाले होते हैं, उनको भी वहाँ से लाइन हाजिर कर दिया जाता है और इस मामले की जांच दी जाती है सर्किल ऑफिसर
श्याम सुंदर बिश्नोई को। इन्होंने अपने टीम के साथ जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, जो कालबेलिया देने वाले हैं, जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, बस यहीं पर एक गलती हो जाती है उन कालबेलिया डेरे वालों से। वो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने यहाँ पर एकदम से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको पुलिस के हवाले कर दिया। लगभग 10 लोगों का ये परिवार होता है। 2, 4, 5 डेरे हैं, ज़्यादा नहीं हैं। उनका काम है, वो कोयले पकाते थे, कोयले पका करके तैयार करते थे और उनको बेचा करते थे। लेकिन फिलहाल ये कोयले का मौसम नहीं था, लेकिन वो वहीं रहते थे। आखिरकार पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया, अलग अलग लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, तो पता चलता है कि रंगलाल के 2 बेटे हैं, दोनों ही सगे बेटे हैं। एक का नाम कालू है और दूसरे का नाम कान्हा है। कान्हा की उम्र 21 साल है और कालू की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा क्योंकि उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। जब उनसे पूछते हैं तो शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताना शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है, कहते हैं कि अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करे तो जमीन के 7 पुश्तों के अंदर भी एक अपराधी छुपा है तो वो उस अपराधी को खोज कर निकाल सकती है। आखिरकार पुलिस ने अपना काम जब ईमानदारी से करना शुरू किया, तब जाकर के ये कालू और कान्हा ने जो कहानी सुनाई, उसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल पुलिस की जांच पड़ताल में यह आता है कि ये लड़की रोज नहीं आती थी, रोज इसके पापा आते थे, लेकिन अचानक से ये लड़की जब 2 अगस्त 2023 को अपनी बकरी चराने के लिए आती है, जो छोटा वाला लड़का होता है जिसका नाम कान्हा होता है, कान्हा इसको देखता है और देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है। लड़की वाकई में देखने में 5.5 फुट की उसकी हाइट होती है और देखने में बहुत ही सुंदर होती है। वो सुंदर गोरी लड़की को देखने के बाद उसकी जब नीयत खराब होती है तो उसको वो पकड़ करके खींच करके जंगल की तरफ, जहाँ वीरान इलाका होता है, वहाँ की तरफ लेकर के जाता है। अचानक ही उसका बड़ा भाई कालू आ जाता है और कालू ने उसको देखा तो कालू की भी नीयत खराब हो जाती है। उसने अपने छोटे भाई को डांटा और उस लड़की को ले जाने के बाद पहले 2 बार उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद फिर छोटे भाई कान्हा ने भी उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार तो कर देते हैं, लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रोते रोते कह रही थी कि ये सारी बातें मैं अपने माँ बाप को जाकर के बताऊंगी, गांव में जाकर के बताऊंगी, फिर हम तुम्हें देखेंगे। जब इस तरीके की बात कहती है तो अब उस लड़की को ये लगने लगा कि ये अब इसको छोड़ेंगे नहीं, और उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको वीरान जंगल की तरफ लेकर के जा रहे थे। उसके तन पर अब आधे कपड़े होते हैं और आधे कपड़े उसके फट चुके थे, लेकिन इसी बीच में जब वो चीख रही थी, चीखना उसने बंद नहीं किया था, तभी उनमें से एक भाई ने उसको बहुत तेजी के साथ सर में लठ मार दी। लाठी जैसी उसको लगती है और लड़की एकदम बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसके चीखने की आवाज़ें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं। लेकिन ये दोनों भाई इतना डर जाते हैं, इतना सहम जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। तब इन दोनों ने उसको पकड़ा और खींचते हुए उस भट्टी की तरफ लेकर के जाते हैं। भट्टी में ले जाने के बाद उस लड़की के लाश को डाल देते हैं, जबकि वो जिंदा होती है, मरी नहीं होती है। उन्हें वो लाश लग रही थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, सांसें चल रही थी। इसके बाद भी उसके अंदर डाल दिया, फिर कोयला डाला, लकड़ी डाली और उसमें काला तेल डाल करके आग लगा दी और भट्टी जैसे कि तैयार करते हैं बंद कर देते हैं, और ठीक भट्टी को उन्होंने वैसे ही बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ से आराम से चले जाते हैं और जाने के बाद लगभग रात के 11 बजे के आसपास फिर से आते हैं और उस भट्टी को खोला जाता है और देखते हैं कि लगभग वो लड़की जल चुकी थी, लेकिन जली होने के बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा था कि ये जली नहीं है, और जितना उनके पास कोयला था, जितना उनके पास ईंधन था, उससे शायद वो पूरी जलेगी नहीं। उन्होंने उस लड़की की लाश को बाहर निकाला और निकालने के बाद वहाँ से उसको फावड़े से उसमें लगभग उसके 20 टुकड़े करते हैं, 20 टुकड़े करते हैं और सिरमेट के कट्टे में उस टुकड़ों को भर देते हैं। और भरने के बाद यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नहर पड़ती है और उस नहर के पास ले जा करके उन्हें वहाँ पर छुपा देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस भट्टी के अंदर अभी एक हाथ बाकी है, इस भट्टी के अंदर एक कड़ा बाकी है।
जो इस कातिलों तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगा। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को फिर गंभीरता से एकदम से लिया और उसमें फिर लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की और फिर जो बातें सामने आती है उस कड़ी को जोड़ना शुरू किया। तो उस कड़ी को जोड़ने के बाद आखिरकार पता चलता है कि जब इन्होंने उस लड़की की लाश को, जो उसका बाकी हिस्सा था, उसको जब 20 टुकड़ों में बांटा गया था, काटा गया था, उसको जो फिर तोला गया था तो 6 किलो 6 ग्राम उसके अंदर वजन बचता है। और उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने, दोनों भाइयों ने पुलिस के सामने निशानदेही के आधार पर उस बाकी के टुकड़ों को भी पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में जाने के बाद आखिरकार 9 महीने तक एक मामला कोर्ट में चलता है और 9 महीने के बाद 18 मई 2024 को भीलवाड़ा के पोस्टो ऐड के अदालत में इन दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए और जो भी सबूत वहां पर मिलते हैं, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट मिलती है, उसके आधार पर इन्हें फांसी के सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। लेकिन पुलिस ने इसमें 9 लोगों को शामिल किया था। बाकी जो 7 थे उन्होंने सबूत मिटाने में और इनका साथ देने में जो घर के परिवार के सदस्य थे वो थे, लेकिन वो कोर्ट में वकील साबित नहीं कर पाया कि 7 लोगों की और भूमिका थी। भूमिका इन 2 सगे भाइयों की पाई जाती है और इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। दोनों भाइयों ने हाईकोर्ट में अपील की है और उन्होंने शुरुआत में जब पुलिस की जांच में जो आता है तो वहां पर ये स्वीकार कर लिया था, लेकिन कोर्ट में अदालत के सामने ये कहते हैं कि पुलिस ने हमें मार मार कर सब कुछ उगलवाया है। लेकिन साइंटिफिक जो भी सबूत हाथ लगे थे और उसके बाद वकील की जो सबूतों के आधार पर इन पर यह आरोप जो सिद्ध हुआ था साबित हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको यहाँ पर ये बताना है कि ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा यहाँ पर मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। अगर ऐसी घटनाओं पर सज़ा मिलने में काफ़ी देर लगे और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा ना मिले तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए इनको बहुत जल्द सज़ा मिलनी, इनकी कार्रवाई इन पर तुरंत होनी चाहिए। और जो ये हरकतें ऐसी करते हैं, जो बलात्कार वाली ये घटनाएं हैं, इन पर तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।